नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दत्तेश पावसर। आज ही हमें ये समाचार मिला है कि आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता संजय सिंह को ज़मानत मिली है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं कच्छ ज़िले के आम आदमी पार्टी के जो नींव के पत्थर हैं डॉक्टर नेहल वैद। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये पूरा घोटाला क्या था और एक भी पैसे का मनी ट्रेल नहीं हुआ, फिर भी आपकी पार्टी के 3-3, 4-4 नेता जेल में भेज दिए गए। क्या कारण मान सकते हैं आप? देखिए, हर एक राज्य को अपनी जो शराब नीति है वो बनाने का अधिकार होता है। तो ये जो शराब नीति दिल्ली में चल रही थी, वो पुरानी शराब नीति जिसको बोलते हैं, उसमें यह था कि दिल्ली के 58% एरिया में ही लाइकर शॉप्स थी और तकरीबन 850 जितनी लाइकर शॉप्स थी और कुछ एक जगह पे तो एक ही जगह पे 27-28 दुकानें लगी हुई थी। तो जो सरकार थी उसे काफ़ी लॉस भी हो रहा था इस पुरानी पॉलिसी में से, जहाँ पे गवर्नमेंट शॉप भी थी, प्राइवेट प्लेयर भी थोड़े से थे। तो एक ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन की गई जिसमें कि सरकार को ज़्यादा आमदनी हो और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो दुकानों का, कि हर एक वार्ड में कुछ एक दुकानें होनी चाहिए, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी उसमें तय किया गया। ये भी तय किया गया कि जितनी भी दुकानें लगेगी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और दुकानों के आसपास कोई कभी पियक्कड़ ना बने, शराब पी के कोई परेशानी ना खड़ी करे। ये भी जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई नई पॉलिसी के तहत। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये पॉलिसी ऐसी थी कि जो पॉलिसी में सिर्फ आधी ही दुकान खुली, ऑलमोस्ट 400 से ऊपर थोड़ी सी दुकानें खुली, उसी में सरकार को पुरानी पॉलिसी से ज़्यादा मुनाफा हुआ। जो आप कहीं पे भी सर्च करके भी देख सकते हैं कि 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा सरकार को उसमें मुनाफा हुआ। तो देश में ये अकेला सबसे पहला ऐसा कथित घोटाला था कि जिसमें सरकार की आमदनी बढ़ी तो भी उसको घोटाला बोला गया। अब ये देखते हैं कि ये जो भी पॉलिसी हुई और उस पॉलिसी के तहत जो आरोप लगे और उसमें जो कार्रवाई की गई वो कैसे की गई, वो हम आपको जानकारी दे दें। देखिए, हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसका मतलब ये होता है कि काले धन को सफ़ेद करने की जो चाल होती है और ये काम में जो भी लोग लगे हुए होते हैं उनको पकड़ने के लिए ये कानून बनाया गया है। और इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो काफ़ी सारे ऐसे दुनिया में देश है जहाँ पे जो ड्रग लॉर्ड थे, जो कि जो दवाइयाँ होती है जिसको ड्रग्स बोला जाता है, उसका जो धंधा करते थे, वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से ये काम करते हैं, हम सब जानते हैं। और उन लोगों को कोई रियायत ना मिले, इस वजह से इंटरनेशनली ऐसे कानून ड्रग लॉर्ड को पकड़ने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये खास कानून बनाया गया। और ये कानून में सबसे बड़ी बात ये थी कि आप सिर्फ आरोप से ही किसी को पकड़ सकते हो। और जब आरोप से पकड़ सकते हो, उसके उपरांत जो हमारा यूजुअल कानून होता है उसमें ये होता है कि जब आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो आपको अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले और फिर आपके ऊपर वो चार्जशीट करते हैं। अगर पुलिस वाले चार्जशीट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जांच अधूरी रहती है, तो 60 दिन है उसके अंदर आपको बेल मिल जाती है, आप बेल के हकदार हो जाते हो। और अगर आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसमें कि 10 साल से ज़्यादा की आपको अगर सजा होने की संभावना है, ऐसा कोई गुनाह किया है, तो 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती थी। और अगर पुलिस ये नहीं कर पाती थी तो जो भी बंदा होता था उसे उसमें बेल मिल जाती थी। एलिजिबल था बेल लेने हाँ, के लिए। तो ये जो है रूटीन कानून है। अब ये जो पीएमएलए है उसमें ये है कि आपको प्राइमा फेसी जज के सामने ये साबित करना होगा कि आपका कोई रोल नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो कि असंभव है। क्योंकि जब केस चलेगा, जब साक्ष्य मिलेंगे, जब एविडेंस सब आएगा, उसके बाद में जो निर्णय आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि कोई दोषी है या नहीं है। वो तो जब कोर्ट में प्रोसीडिंग होगी उसके हाँ, बाद ही हो हाँ, सकता है। तो टेक्निकली जब तक कि प्रोसीडिंग हो ना जाए और निर्दोष साबित ना हो जाए जो भी आरोपी है वो, तब तक उसको जेल में रखने का प्रावधान था। अब इसमें भी एक बात समझ लीजिए कि ये जो प्रावधान था वो प्रावधान ये ड्रग की कार्टेल को पकड़ने के लिए, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, इसके लिए प्रावधान था।
और इसमें ये भी हुआ कि कुछ लोग जो है वो इस प्रावधान के विरुद्ध कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया था कि ये प्रावधान है वो असंवैधानिक है। लेकिन वापस शायद 2022 में मोदी गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई और उस अमेंडमेंट में उन्होंने ये जोड़ दिया, 18 में शायद ये अमेंडमेंट जोड़ दिया कि जब भी बेल कंसिडर करनी हो तब दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि प्राइमा फेसी जज को ये लगना चाहिए कि इसने गुनाह नहीं किया है, जो भी आरोपी है उसने, और दूसरा जज को ये लगना चाहिए कि इसको अगर हम छोड़ेंगे तो ये जो प्रोसीडिंग्स है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ें जज को फाइनल हो जाए तभी जज जो है वो इस मामले में जमानत दे सकता है। तो इतने कड़े प्रावधान कर दिए कि प्रैक्टिकली ये हो गया है कि आप किसी को भी उठा के डाल दो शक के बिना पे कि भाई इसने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, और फिर जब तक कि ईडी अपोज करती रहेगी बेल को तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। तो ये जो कानून है वो बहुत ही ड्रकोनियन टाइप का कानून है, और इसी वजह से आज हर एक जो ऐसा कानून से जो लोग भी हैं वो उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ईडी के उपयोग करके जो गवर्नमेंट है वो लोगों को डरा रही है, और इस तरीके से ये जो असंवैधानिक काम है वो हो रहा है, ये आरोप लग रहा है सरकार के ऊपर। नेहल भाई, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया, क्या ऐसा माना जाए कि अपने राजकीय विरोधियों को ख़त्म करने के लिए शायद यह सोच हो सरकारों की? देखिए, जब भी कोई भी सरकार पावर में आती है तो वो खुद को बहुत ही ज़्यादा पावर लेने की होड़ में रहती है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो पिछली वाली सरकार हो, ये सरकार हो, जो भी सरकारें हो, वो ऐसा ही करती है कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आए और जो भी विरोध के सुर है उसको दबा दे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि जो कि हर आम जनता को भी लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो ऐसे काम कर रहा है कि जैसे सारे जो विरोधी दल के लोग हैं वही सब गुनहगार हैं। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है तब से तकरीबन 95% जो केसेस है वो विरोधी दल के लोगों के ऊपर हुए हैं, और उसमें भी आपको ये देखना है कि इनका कन्विक्शन रेट कैसा है। मतलब कि अगर कोई गुनहगार है तो आप उसके ऊपर काम चलाओ, सही बात है, जो भी हो, पक्ष में हो विपक्ष में हो चाहे कहीं पे भी हो, उसके ऊपर आप काम चलाओ, सही बात है। लेकिन अगर वो गुनहगार है तो आपको कोर्ट में वो साबित भी करना होगा, और जब कोर्ट में साबित होगा तभी मालूम होगा कि भाई आप जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। अगर कोर्ट में वो साबित नहीं हो रहा है और कोर्ट में से वो बंदा छूट जा रहा है तो मतलब ये कि आपने उसको परेशान करने के लिए आरोप डाला था और खामखा आपने उसको परेशान किया इस कानून के तहत। तो अगर आप वो डेटा देखेंगे तो उस डेटा में भी ये है कि तकरीबन 0.4% जितना ही कन्विक्शन रेट है। ईडी के जितने भी केसेस है, शायद 5,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं ये गवर्नमेंट के आने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केस चलते ही नहीं है, क्योंकि अगर केस चलेंगे तभी जमानत होगी, अगर केस नहीं चलाएंगे तो जमानत ही नहीं होगी, तो केस चलते ही नहीं है। तो शायद अब तक जो मुझे जानकारी है उस मुताबिक तकरीबन 25 केस चले हैं, और 25 में से 20 में लोग बरी हो गए हैं, 5 में कन्विक्ट हुए हैं, ऐसा है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो ये एक आम आदमी को ये लगता है कि भाई ये जो भी हो रहा है वो प्रताड़ना के लिए हो रहा है, जो विरोधियों को उसका जो मुंह है वो बंद करने के लिए हो रहा है, विरोधियों को डराने के लिए हो रहा है, जो दूसरी पार्टियां उसे तोड़ने के लिए हो रहा है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि जो उगाही करनी है, जो पैसे लेने हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उसके लिए भी ईडी का उपयोग हो रहा है। ये सब आरोप लगे हुए हैं, और अब तो ये सब डेटा सब सुप्रीम कोर्ट की वजह से सबको दिख रहा है, और सब देख के बता सकते हैं कि भाई पैसा किस क्रोनोलॉजी में कहाँ पे गया है और उसकी क्या वजह हो सकती है। नेहल भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि जो 100 करोड़ के चंदे या डोनेशन देने की बात हुई है, जो डोनेशन लेने वाला बंदा है शरद रेड्डी, उसको कुछ ही महीनों में जमानत मिल जा रही है, और मनीष सिसोदिया आज 13-14 महीने से जेल में है। क्या इसका मतलब निकाला जाए कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है? अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। एक आम जन के मानस में तो यही जो बात है वो आ रही है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो ताकि जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उसको आप बदनाम करें। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो वो अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है,
और अन्ना आंदोलन से जब पार्टी निकली थी तो सबसे बड़ा जो उसका काम था वो ये था कि वो पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी हुई थी। तो अगर ये हो जाए कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, ऐसा शक पैदा कर दिया जाए लोगों के मन में, तो देश भर में जो आम आदमी पार्टी फैल रही है आज, सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई है, 2 राज्यों में उसकी भारी बहुमत से सरकार है, और जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात, उसमें भी विधानसभा में वो 14% जितने बड़े 40 लाख जितने वोट लेके आती है। तो ये सब वजह है कि जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की वजह है कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, नहीं तो ये ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो आगे तभी नहीं बढ़ सकेगी जब लोगों के मन में शंका हो जाए कि आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टी जैसी ही पार्टी है। और ये बात जब लोगों के मन में शक आ जाए, साबित हो ना हो अलग बात है, लेकिन अगर ये शक हो जाए तो भी आम आदमी पार्टी का जो प्रोग्रेस है, उसका जो ग्राफ है, वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चौबीसों घंटे मीडिया में चलाया जाता है कि ये भ्रष्टाचार हो गया, वो भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, बिना किसी साक्ष्य के। दर्शक मित्रों, एक चीज़ बता दें कि ये जो कथित घोटाला है, इस घोटाले की जांच कई सालों तक चली है। ना ही कोई कन्विक्ट हुआ है और ना ही एक पैसे का भी मनी ट्रेल हुआ है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के कई नेता जेलों में डाल दिए गए। डॉक्टर साहब, संजय सिंह को आज बेल मिली, तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं, उनके लिए भी ये एक रास्ता खुला है? ऐसे हम जरूर अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है उसमें एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जब कोर्ट में हियरिंग चल रही थी ये संजय सिंह की जमानत के बारे में, तब कोर्ट ने कहा कि भाई आप माने कि ईडी वाले ये बताओ कि भाई इनको क्यों आप जेल में रखना चाहते हो। तो उन्होंने ये बोला कि हम इसको अपोज नहीं कर रहे हैं। ये बात ठीक से समझिएगा, जब ईडी अपोज नहीं करती है तभी पीएमएलए में जमानत हो सकती है। लेकिन अदालत जो उससे एक स्टेप आगे निकली और उन्होंने ये बोला कि भाई अगर आप इस बेल को अपोज करते हो तो आपको हमें वो वजह बतानी होगी कि जिस वजहों से आपने इसको बेल को आप इसको अपोज कर रहे हो। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ईडी ये बात करती कि क्यों वो अपोज कर रही है, तो पीएमएलए के तहत, इस कानून के तहत ही जो कोर्ट है वो विचार करती और उस कानून के तहत ही संजय सिंह को शायद बेल मिल जाती। अगर ये होता तो पूरा जो कानून है वो रिवाइज हो जाता एक तरह से, और बाकी सभी जो आरोपी है उन सभी की जो बेल है वो एकदम आसान हो जाती, ऐसा कहा जाता है। तो एक बात ये भी निकल के आ रही है कि जिस तरीके से आज बेल हुई है उसकी एक वजह ये भी है कि ईडी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती ताकि दूसरे लोगों को वो अंदर रख सके। इसका मतलब ये भी माना जाए कि अभी तक की जो जांच हुई है उस जांच में शायद ईडी मनी ट्रेल साबित ना कर पाई हो। बहरहाल नेयल भाई, एक चीज़ यह भी आती है जो लोगों के मन में है कि आग लगती है तभी धुआं होता है। अब ये कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिन 4 लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है, उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि हमने केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को पैसे दिए हैं। तो क्या ये सोचा जाए कि इनको, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ही शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला गया? आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, उनकी यही सोच है कि पार्टी को ख़त्म करने के लिए ये साजिश रची गई है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आम आदमी पार्टी, अगर ये साबित हो जाए, जनता के मन में अगर ये शंका डाल दी जाए कि आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह भ्रष्टाचारी है, तो आम आदमी पार्टी की जो मूलभूत जो उसकी जो अपील है लोगों में, वो ख़त्म हो जाएगी और इससे पार्टी ख़त्म हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी आतिशी ने आरोप लगाया कि भाई उनको कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप अगर बीजेपी में ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको हम प्रताड़ित करेंगे, आपके घर के लोगों पे छापे डालेंगे, और अगर आ जाते हो तो आपको हम परेशान नहीं करेंगे, आपको पैसा देंगे। इसी तरीके से जो दूसरे विधायक है ऋतुराज झा शायद, उन्होंने भी विधानसभा में यही बात करी कि भाई आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये साजिश हो रही है कि एक बार अरविंद जी को जेल में डाल दिया जाए और बाद में उनके जो बाकी के लोग हैं उनको डराया धमकाया जाए और किसी भी तरह दिल्ली की सरकार को इस तरीके से ख़त्म किया जाए ताकि आम आदमी पार्टी की जो पकड़ है दिल्ली में उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि चुनाव में तो जीत नहीं पा रहे हैं आम आदमी पार्टी से,
तो अब इस रास्ते से आम आदमी पार्टी को बर्बाद करके उसको ख़त्म करने की जो ये चाल है, वो है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। नेहल भाई, शीर्ष नेतृत्व जेल में चला गया, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज है, कई लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है। क्या आम आदमी पार्टी के जो पाया जो बेसिक कार्यकर है, उनके मन में क्या है आम आदमी पार्टी के प्रति या पॉलिटिक्स के प्रति? क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर बात करेंगे तो वो एक छोटा ही दायरा रह जाएगा, लेकिन अगर पूरे देश की पॉलिटिक्स की बात करें तो आपके कार्यकर्ता और सामान्य जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या अभी बैठ रहा है कि यह सत्ता का दुरुपयोग है या फिर जो सत्ता पक्ष जीत नहीं पा रही है इसलिए ऐसे प्रताड़ित करके विपक्ष को खत्म कर रही है? यही आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता यही समझता है कि पार्टी को ख़त्म करने के लिए साजिश की जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है और आज आम आदमी पार्टी का हर एक पुराना कार्यकर्ता इस वजह से खड़ा हो गया कि उन्होंने देखा कि पार्टी के ऊपर आफत आ रही है। जो लोग पार्टी बनी तब से पार्टी में थे, लेकिन बीच में अपने कारणों की वजह से पार्टी से दूर गए, किसी को थोड़ा मतभेद हुआ, ये भी चीज़ें हुई। लेकिन आज के दिन में ये हो गया है कि जो पुराने लोग थे वो भी साथ आ गए हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं और शायद जो खेल सोचा जा रहा है उससे शायद ज़मीन पे शायद उल्टा हो रहा है। दर्शक मित्रों, ये भी बात है, हमने योगेंद्र यादव का इंटरव्यू भी देखा, हमने प्रशांत भूषण को भी सुना, उनका भी यही कहना था कि अगर यह सरकार ऐसे ही चलती रहेगी तो शायद सरकार को ही नुकसान होगा। नेहल भाई ने अच्छी बात कही कि जो पुराने साथी थे जो पार्टी से दूर चले गए वो भी अभी पार्टी की नज़दीक आ रहे हैं। नेहल भाई, इसको लोकसभा की चुनाव के प्रति के अपेक्ष में आप कितनी सफलता मानेंगे आम आदमी पार्टी की बात करें तो? अभी आम आदमी पार्टी का संगठन काफ़ी कम है दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले, तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी कम सीटें लड़ रही है। लेकिन जहाँ पर भी लड़ रही है वहाँ पर अब इस शेर की आवाज़ ज़रूर गूंजेगी जिसका नाम है संजय सिंह, और इसी शेर की आवाज़ जो है वो बंद करने में आज तक सफलता मिली थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अभी ये निर्णय दिया उनको बेल देने का, और इस वजह से अभी जो जहाँ भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको ज़रूर संजय सिंह का कंधा मिलेगा। और आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये अपेक्षा कर रहा है कि अब जो रण होगा उसमें शंखनाद होगा, और शंखनाद इतना बड़ा होगा कि सामने वाले के पसीने छूट जाएंगे। नेहल भाई, अंतिम प्रश्न, संजय सिंह बाहर आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी को तो लाभ है, लेकिन इंडिया गठबंधन को इसका कितना लाभ मिलेगा? उसका कुछ मूल्यांकन आपकी पार्टी ने या फिर आप लोगों ने कुछ किया हो? इंटरनल तो कोई अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पहले जब संजय सिंह बाहर थे तब उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को सींचने के लिए काम किया था, उसको खड़ा करने के लिए, उसको उस पौधे को पानी देने के लिए जो भी हो सकता था उनसे सबको मिलना, सबसे बातें करना, सबसे एक कॉमन ग्राउंड पे आना, ये सब चीज़ें जो संजय सिंह कर रहे थे वो सब चीज़ें उनको अंदर करने से कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को भी नुकसान हुआ था। जो अब वो बाहर आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए वो एक बड़ा आयुध बनेंगे, और पूरे अपने जोर के साथ वो जब काम करेंगे तब जनता देखेगी कि किस शेर को सुप्रीम कोर्ट ने आज लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर उतारा है, वो सब जान जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर नेहल वैद, जो कि आम आदमी पार्टी के गुजरात में अच्छे नेता हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी को आने वाले भविष्य में फ़ायदा होगा और इंडिया गठबंधन को भी कैसे फ़ायदा होगा। जो सरकार की ये नीतियां हैं विपक्ष को ख़त्म करने की, उस नीतियों को भी कितना झटका लगेगा उसके बारे में भी बात की। तो आने वाला भविष्य अब यह बताएगा कि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा, एनडीए की तरफ लोग जाएंगे या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे। नमस्कार, आवाज़ जनता की, मैं समय दत्तेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।